साथियों नमस्कार। आज हम आपके साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा वर्ष 2024 और 2025 के वैकल्पिक प्रश्नों के निदान लेके आए हैं। आशा करते हैं आप अच्छी तरीके से समझेंगे और आने वाली परीक्षा में अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसका जवाब दे पाएंगे। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कीमत अनुपात px अपॉन py सूचित करता है। तो ये दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात है। तो बजट रेखा और कीमत रेखा, बजट सेट तो अलग चीज हो जाती है, उसका तो सूत्र होता है। तो बजट रेखा और कीमत रेखा दोनों एक ही चीज होती हैं। तो जो हमारा विकल्प डी है, आवाशा दोनों, इस पे हम जो है सही मानेंगे इसको। इसके बाद जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता। तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ऐसा भी आ सकता है, और स्थिर हो जाती है, ऐसा भी आ सकता है। घटती तो होती नहीं है, बढ़ती होती नहीं है, गुणा होती नहीं है, तो वो स्थिर हो जाती है, ये सही होगा। फिर श्रम उदाहरण है। तो श्रम हमारा जो होता है परिवर्तनशील साधन का उदाहरण माना जाता है। फिर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। लाभ बराबर, तो लाभ निकालने के लिए आप क्या करोगे, हमेशा आय में से लागत को घटाओगे। हमारे अर्थशास्त्र में आय को आगम कहा जाता है। तो आगम में से लागत को आपने अगर घटा दिया तो आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी ये जो ऑप्शन है वो सब गलत है। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो आप ध्यान कीजिए, केंद्रीय समस्या तीन होती है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए। जो क्या उत्पादन की समस्या है, तो क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, यानी यहाँ मात्रा जो है इसी के अंदर छुपा हुआ है, क्या उत्पादन किया जाए के अंतर्गत। तो यह पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार होता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है, गॉसेन का पहला नियम है कि जब हम किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। तो आप देखिए मूल्य निर्धारण का, शुरुआत में जब वस्तु कोई आती है बाजार में नई नई तो उसका मूल्य ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु का प्रयोग होता जाता है उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, यानी मूल्य आपको बाद में कम करना पड़ेगा। तो मूल्य निर्धारण में हो गया। मांग के नियम में, मांग के नियम में भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है इसका प्रयोग होता है कि वस्तु का जो मूल्य है वो आप तभी ज़्यादा रख सकते हैं जब वस्तु की जो मांग है वो ज़्यादा हो। अगर उसकी मांग ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप उसका मूल्य ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। उपभोक्ता की बचत का, शुरुआत में जब वस्तु उपभोक्ता से दूर होती है तो उसके प्रति उसकी सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होती है, यानी वो वस्तु का ज़्यादा मूल्य चुकाने को भी तैयार हो जाता है। अब अगर वस्तु उसे कम में प्राप्त हो जाए, कुछ कम में, तो उपभोक्ता की बचत कहलाती है ये। तो ये तीनों ही चीज़ जो है उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार के अंतर्गत होंगी। फिर उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। तो उदासीनता वक्र आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्पष्टता। तो उदासीनता वक्र हमें कहाँ मिला था, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पे मिला था ये हमें। तो ये सही हो जाएगा हमारा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उत्पादन की प्रति इकाई और औसत पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखना है आपको। तो प्रति इकाई की जगह क्या लिखा जाता है, औसत, और लागत साथ में लिखा हुआ है तो औसत लागत हो जाएगा। औसत लागत वक्र का आकार, तो आप देखें अल्पकाल की स्थिति में लगभग जितने भी हमारे लागत वक्र होते हैं वो यू आकृति के होते हैं। केवल एक वक्र है हमारा अल्पकाल में, औसत स्थिर लागत वक्र। तो उसकी आकृति जो है अति परवलयाकार होती है, तो उसके बारे में पूछा नहीं है, तो ये हमारा यू आकृति कहलाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता वाला वीडियो आप अच्छे से देख लेना, पूर्ण प्रतियोगिता की सारी विशेषताएं आपको इसमें मिल जाएंगी। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति, देखिए कर की मात्रा में वृद्धि होने का मतलब है कि वस्तु की लागत बढ़ रही है, और लागत बढ़ रही तो लाभ कम होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी उत्पादक या फर्म वस्तु की पूर्ति को कम करेगा या उसको घटाएगा। फिर वस्तु जो पूर्ति की लोच है वस्तु की, खाली स्थान पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक या गुणात्मक संबंध बताती है। तो पूर्ति की लोच का अगर आपको सूत्र पता है तो वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में ये परिमाणात्मक संबंध बताती है। फिर अगला खाली स्थान है, खाली स्थान का आशय संतुलन की स्थिति थे। तो संतुलन का स्थिति जो है वो साम्य आ जाएगा यहाँ खाली स्थान।
फिर जोड़ियाँ, पहला पोर्शन सही बना लीजिए आप परीक्षा कॉपी में। दूसरा जो आपसे बनता है केवल उन्हीं उन्हीं की जोड़ियाँ बनाइए। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों पाई जाती हैं। साधन की मांग, किसी भी साधन की डायरेक्ट मांग नहीं होती है, वस्तुओं की मांग की जाती है। तो वस्तुओं को निर्मित करने में जो साधन का प्रयोग होता है, इस वजह से साधन की मांग होती है। तो इसलिए इसको व्युत्पन्न मांग कहते हैं। व्युत्पन्न मांग का मतलब होता है जब किसी वस्तु की मांग हो और उसकी वजह से किसी दूसरी वस्तु की मांग उत्पन्न हो जाए। तो वस्तुओं की मांग के कारण साधन की मांग उत्पन्न होती है, इसलिए यह कैसी है? व्युत्पन्न मांग है। बचत, बचत आपने राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो ये जो बचत है इसका संबंध रिसाव से आ जाएगा। अब एनएनपी, एन का मतलब हो गया नेशनल, एन का मतलब हो गया नेट और पी का मतलब हो गया प्रोडक्शन। नेट नेशनल प्रोडक्शन जो है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। नेट नेशनल प्रोडक्शन याद रखिएगा। उत्पादकों द्वारा यंत्रों का प्रयोग, चूंकि उत्पादक अंतिम रूप से यंत्रों का प्रयोग कर रहे, वो ना उसके मूल्य में कोई वृद्धि करने वाले हैं, ना ही उसको बेचने वाले हैं ज़्यादा मूल्य में, यानी वो उनके लिए क्या है? अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु मध्यवर्तियों में भी वीडियो बना रखा है, वो देख लेना आप जाके। और बढ़ई द्वारा लकड़ी का प्रयोग, लकड़ी उसने खरीदी होगी या जहाँ से भी लाया उसने कुछ मूल्य चुकाया उसका, और अब उससे जो भी वो बना रहा है तो वो निस्संदेह चाहे पलंग बनाए, चाहे सोफा बनाए, चाहे कुर्सी बनाए, उसका मूल्य वो बढ़ा के बेचेगा। तो उस लकड़ी का मूल्य वर्धन होने वाला, मतलब बढ़ने वाला है, तो वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। अब जो बचा हुआ है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, तो ये है हमारा सकल मतलब ग्रॉस, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, मतलब ये लिखा हुआ है जीएनपी। जीएनपी यहाँ कहीं नहीं है तो ये छोड़ दिया जाएगा, कहीं इसको लिखना ही नहीं है। सत्य सत्य देखें, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, ये आवश्यक नहीं है बचत और विनियोग सदैव बराबर हों, तो ये असत्य हो जाएगा। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगर अपन ने आय और रोजगार का सिद्धांत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक जो है इनमें धनात्मक संबंध होता है, यानी लोगों की जितनी ज़्यादा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी गुणक का मान उतना ज़्यादा होता है। तो ये सत्य है हमारा। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है। तो शून्य बेरोजगारी तो नहीं हो सकती, मतलब जो लोग बेरोजगार रहना चाहते हैं उन्हीं के लिए यह रहेगी। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। जी फॉर हो गया ग्रॉस, एन फॉर हो गया नेशनल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये हार्टली विदर्श ने कहा था, एक परिभाषा है ये कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये सत्य हो जाएगा। भारत में 1 रुपए के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है। तो 1 रुपए के सिक्के का वस्तुमान मुद्रामान से अधिक होता है। आप देखिए वस्तुमान और मुद्रामान दो अलग अलग चीजें हो गई। वस्तुमान का मतलब हो गया कि इसको जो है बनाने में जो वस्तु लगी है उसका मूल्य कितना है, और मुद्रामान मतलब उस पर अंकित मूल्य कितना है। तो मुद्रामान अगर अपन देखें तो इसका 10 है, तो वस्तुमान क्या होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए, ना कि ज्यादा। नहीं तो क्या होगा, उसको कोई भी जो है दूसरा रूप परिवर्तन करके 10 रुपए से ज्यादा का मूल्य प्राप्त कर लेगा। मान लीजिए 10 रुपए का सिक्का है, अब 10 रुपए उस पर अंकित है, मुद्रामान है 10 रुपए, लेकिन वस्तुमान की बात करें अगर उसमें कोई मूल्यवान धातु का प्रयोग कर लिया जाता तो लोग उसको गला के 10 रुपए से ज्यादा की धातु प्राप्त करके उसको बेच के 10 रुपए से ज्यादा कमा सकते थे, तो वो सिक्का जो है विलुप्त हो जाता बाजार से। तो ऐसी स्थिति में जो है हमेशा मुद्रामान से जो वस्तुमान होता है वो कम रखा जाता है, ना कि ज्यादा, तो यह असत्य हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, बिल्कुल सही बात है ये। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में आप जो है किसी भी वस्तु के मूल्य का मापन जो है आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि समय के साथ वस्तु के रूप स्वरूप बदल सकते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? तो बचत और आय के बीच है, इसलिए बचत फलन है। अगर बचत की जगह उपभोग होता तो ये उपभोग फलन कहलाता। तो याद रखना है हमें। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा? तो दोनों का योग हमेशा एपीसी यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति, एपीएस मतलब औसत बचत प्रवृत्ति, दोनों का योग
1 के बराबर होता है। और औसत की जगह अगर सीमांत लिखा होता, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति, तो एक ही जगह केवल एम आ जाता है यहाँ पे, एमपीसी और एमपीएस, इसका भी मान एक ही होता, तो ध्यान रखना। और अगर पक्षांतरण करने को आ जाए एपीएस बराबर, तो 1 माइनस ये एपीसी इस तरफ जाएगा तो 1 माइनस एपीसी हो जाएगा। इसी प्रकार एपीसी अगर यहाँ छोड़ेंगे तो 1 माइनस एपीएस हो जाएगा, तो ये खाली स्थान में आएगा अगर, तो आपको बन जाना चाहिए। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पे पड़ता है, तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जिस पर लगाया जाता है उसी को चुकाना पड़ता, दूसरे पर वो उसको टाल नहीं सकता है। राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है, तो घाटा हमेशा व्यय में से आय को निकाला जाता है, तभी घाटा प्राप्त होता है। तो यहाँ राजस्व घाटा है तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र बताइए, तो घाटा 4 प्रकार के होते हैं। अब प्राथमिक घाटा अपन से पूछा है, तो जो राजकोषीय घाटा होता है इसमें से अगर ब्याज भुगतान को घटा दिया जाएगा तो हमारा प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं, तो भुगतान संतुलन किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश का दुनिया के अन्य देशों से जो समस्त प्रकार का लेन देन होता है उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें दृश्य मदें आ जाती हैं, अदृश्य मदें यानी सेवाएं आ जाती हैं, एक पक्षीय भुगतान जिसे हस्तांतरण भुगतान भी कह सकते हैं वो आ जाता है, और पूंजीगत सौदे आ जाते हैं यानी सभी प्रकार के निवेश, चाहे वो पोर्टफोलियो हो या आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो, तो सभी प्रकार के इसमें निवेश हैं या स्थायी परिसंपत्ति का हस्तांतरण है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। अब हम आगे जाते हैं परीक्षा वर्ष 2025 की ओर। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुल संप्राप्ति वक्र का ढाल सदैव खाली स्थान होता है, तो जो संप्राप्ति है आय है, भले ही ये शुरुआत में बढ़ती हुई मिले आपको, क्योंकि ये तो आपकी सीमांत संप्राप्ति से बनता है कुल का हमेशा ढाल, तो आपको कुल जो है हमेशा बढ़ता हुआ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका ढाल हमेशा आपको धनात्मक लिखना है। धनात्मक मतलब नीचे से ऊपर की ओर होता है। जैसे जैसे वस्तु बिकती जाएगी आपके पास कुल आय बढ़ती चली जाएगी, तो ये धनात्मक होगा। पूर्ति का नियम, अब देखिए आप कृषि लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा, नीलामी लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा, शीघ्र नाशवान लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा। यानी 3 विकल्प है आपके पास, जो याद रह जाए। इन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। ये जो हैं एक्चुअल में पूर्ति के नियम के अपवाद है, और अपवाद वही कहलाते हैं कि जिन पर ये चीज़ें लागू नहीं होती। चाहे मांग के नियम को देख लें आप, उसके अपवाद याद कर लें अगर कोई चीज़ ऐसी आती है। और जैसे यहाँ पूर्ति का नियम पूछा है, तो कृषि वस्तुओं पर भी लागू नहीं होता, नीलामी पर भी लागू नहीं होता, और नाशवान शीघ्र जो नाशवान वाली वस्तुएं हैं इन पर भी लागू नहीं। तो कोई भी एक आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। वस्तुओं लिखा ही है, कृषि, नीलामी या शीघ्र नाशवान में से कुछ भी। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार वही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, सेपरेट वीडियो है, समरूप वस्तुएं बार बार आ रहा है अपने सामने। कृषि समर्थन कार्यक्रम, कृषि समर्थन मूल्य जो है हमारा एमएसपी बोला जाता है इसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। सरकार द्वारा कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत का न्यूनतम मूल्य होती है। यानी सरकार वादा कर देती है फसल बोने के समय ही किसानों से कि आपकी फसल हम इस मूल्य पर खरीदेंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा मूल्य प्राप्त होते तो आप स्वतंत्र बाजार में बेचने के लिए, लेकिन कम मूल्य प्राप्त होते हैं तो आप हमारे खरीदी केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन कराइए और निर्धारित तिथि पर अपनी फसल लेके आइए। हम जो न्यूनतम मूल्य तय कर रहे हैं उस पर हम आपकी वस्तु खरीदेंगे। तो हर साल आप देखते होंगे कृषि खरीदी केंद्रों के माध्यम से गेहूं धान का व्यापक पैमाने पर क्रय किया जाता है। जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन 1936 में हुआ था। ये तो सन याद रखने वाली बात है। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच आप प्रत्यक्ष भी लिख सकते हैं और धनात्मक भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे सही हो जाएगा, 1 नंबर आप मिल जाएगा। आप सत्य सत्य बताना है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। देखिए अल्पकाल में क्या होता, सारे के सारे साधन जो है उनको परिवर्तनशील एक साथ नहीं किया जा सकता है। कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ साधन स्थिर होते हैं, लेकिन दीर्घकाल वो लंबा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। तो इन्हें सबको परिवर्तनशील माना है, तो ये सत्य हो जाएगा। संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है। संतुलन का मतलब यही है कि फर्म अपने उत्पादन प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन ना करे, ना तो उसको बढ़ाए ना ही घटाए। यानी वह स्थिति उसके संतुलन की होगी जब उसको लाभ अधिकतम प्राप्त हो रहा होगा, तभी वो लाभ उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। यानी ये क्या है, सत्य है। उपभोग
व्यय बराबर स्वतंत्र उपभोग धन प्रेरित उपभोग। देखिए, स्वतंत्र उपभोग वो होता है जो आय से जिसका कोई संबंध नहीं होता, यानी व्यक्ति कमा भी नहीं रहा है तब भी वो जैसे अपने भरण पोषण का है कहीं ना कहीं से उसका व्यवस्था करता है, खाने पीने की चीजें हैं, आवश्यक जो चीजें हैं, वस्त्र आदि हैं, तो इसके लिए कहाँ से यूज करेगा, या तो पूर्व बचते होंगे या कर्ज लेके आएगा, उधार लेगा किसी से। तो ये स्वतंत्र उपभोग होता है जो आय से कोई लेना देना नहीं होता। और प्रेरित उपभोग जो होता है, प्रेरित मतलब जो प्रेरणा से किया जाए, तो ये आय पर डिपेंड करता है। तो जो उपभोग व्यय होता है इसमें दोनों प्रकार के उपभोगों को शामिल किया जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि। अब फिर से पढ़िए जरा लाइन को, अतिरिक्त मांग की स्थिति में पहले ही मांग बढ़ी हुई है और उसको सुधारना है, और सरकारी व्यय में वृद्धि करेंगे। तो सरकारी व्यय में वृद्धि करेंगे तो जनता के हाथ में और पैसा पहुंच जाएगा, पैसा पहुंचेगा तो जो अतिरिक्त मांग है वो और बढ़ जाएगी, वो सुधरेगी नहीं, वो तो और बिगड़ने वाली स्थिति हो गई, इसलिए कैसा हो गया, असत्य हो गया। संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है। अगर आज का पेपर पढ़ा हो आपने 2 तारीख का तो अच्छे से देखिए आप, संसद में बजट कौन देते हैं, देश के वित्त मंत्री देते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा बजट पेश किया गया है, लेकिन यहाँ गृह मंत्री लिखा हुआ है, तो ये असत्य है। आय उत्पादन और रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है। अरे ये तो पूरा पूरा इकाई है जिसको हमने समष्टि अर्थशास्त्र वाली पुस्तक में पढ़ा है, और ये नहीं कह रहा है, तो ये तो असत्य है हमारा। सही जोड़ियां बनाइए। अब सही जोड़ियां मेरा वही है कहना कि ए पोर्शन पूरा आप लिख लें, बी पोर्शन में आपको जो जो मिलते जाएं सही सही मिलाते जाएं, जो नहीं मिल रहे हैं लास्ट में खाली छोड़ने से अच्छा तुक्का मार लो, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो जितने आपने श्योर मिलाए हैं उतने नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। विनिमय दर में वृद्धि। विनिमय दर में वृद्धि का मतलब होता है कि एक देश की मुद्रा दूसरे देश की किस अनुपात में दूसरे देश की मुद्रा से बदली जा सकती है। जैसे वर्तमान में उदाहरण बताऊं कि भारत का 1 रुपया नेपाल के 1 रुपया 60 पैसे के बराबर है। अब विनिमय दर में वृद्धि हो जाए, कल के दिन हमारा 1 रुपया नेपाल के 2 रुपए के बराबर हो जाए, विनिमय दर में वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब ये है कि नेपाल की 2 रुपए की वस्तु हम अपने भारत के 1 रुपए से खरीद सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात होगी ना, विनिमय दर में वृद्धि हो जाएगी, तो ये हमारे भुगतान संतुलन के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे अनुकूल। ठीक है, ये हमने ग्रीन लाइन से इसको मिला दिया। इसका जस्ट अपोजिट मान लें, विनिमय दर में कमी। आज 1 रुपया नेपाल के 1 रुपया 60 पैसे के बराबर है, कल के दिन 1 रुपया नेपाली 1 रुपये के बराबर हो जाए तो हमें वहाँ की 1 रुपये की वस्तु के लिए अपना 1 रुपया देना पड़ेगा। अभी हम 1 रुपया 60 पैसे की वस्तु के बदले में 1 रुपया देते हैं, फिर 1 रुपये के बदले में 1 रुपया देना पड़ेगा, तो ये हमारे भुगतान संतुलन की क्या हो जाएगी, प्रतिकूल। ठीक है। अब राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय, ये दोनों ही उपाय काय के लिए होते हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए। मुद्रा को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी और रुपए का जो मूल्य बाजार में गिरता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राजकोषीय उपाय किसके द्वारा अपनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा। सरकार क्या करती है, अपनी करारोपण नीति में परिवर्तन कर सकती है, जनता से ज़्यादा टैक्स लेने लगी, अपने सरकारी खर्चों में कमी कर दे, तो राजकोषीय उपाय को किससे मिलाओगे, करारोपण नीति से। मौद्रिक उपाय ये कौन अपनाता है, देश का केंद्रीय बैंक। वो क्या करता है मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए, वो बैंक दर हो गई, रेपो दर हो गई, रिवर्स रेपो दर हो गई, सीआरआर जिसे हम क्या बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात हो गई, एसएलआर हो गया, तो इन सब में परिवर्तन करता है। अगर इनमें भी उसको समझ में नहीं आ रहा तो खुले बाजार की क्रियाएं भी अपना सकता है, जिसमें वो अर्थ बाजार में जो है स्वतंत्र रूप से बॉन्ड शेयर पत्र वगैरह विक्रय करके जो अतिरिक्त मुद्रा है लोगों के पास उसको वो सोख सकता है। तो मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले ये उपाय होते हैं। फिर है कोक एवं पेप्सी। ये देखें आप, कोक और पेप्सी जो हैं शीतल पेय हैं और एक साथ यूज नहीं किए जाते हैं, यानी अदले बदले में प्रयोग किए जाते हैं। तो अदल बदल कर प्रयोग करने वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं, स्थानापन्न होती हैं, जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। पेन और स्याही, ना तो पेन अकेला काम का है ना स्याही काम की है, जब दोनों को मिला के प्रयोग करते हैं तो ये होती हैं पूरक वस्तुएं। और मोटे अनाज हो गई अपनी गिफिन वस्तुएं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र कैसा होता है। देखिए अल्पकाल जो है ऐसा समय है जहां अपन वस्तु की पूर्ति को जो है मांग के अनुरूप पूर्णतः परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक फर्म या उत्पादक के पास जो संसाधन है वर्तमान में उसी में वो पूर्ति को थोड़ा बहुत प्रभावित करने की क्षमता रख सकता है। अगर कीमत बढ़ रही है और उसके पास थोड़े संसाधन रखे हुए हैं तो पूर्ति को थोड़ी मात्रा में बढ़ा सकता है, और कीमत कम हो रही है तो थोड़ी मात्रा में कम कर सकता है।
तो जब थोड़ी मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है तो ये कैसा हो जाएगा, कम लोचदार हो जाएगा हमारा। और अति अल्पकाल होता अगर, तो ये तो पूर्णतः बेलोचदार हो जाता, क्योंकि अति अल्पकाल तो इतना कम समय हो जाएगा कि उसमें तो पूर्ति को किसी प्रकार से आप परिवर्तित कर ही नहीं सकते, तो वो पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगा। लेकिन ये आपका कैसा हो जाएगा, कम लोचदार हो जाएगा। किस वर्ष में अमेरिका और यूरोप के देश महामंदी से प्रभावित हुए थे? तो 1929 की महान मंदी जो है अपन ने पढ़ा हुआ है, आप याद रखना। भारत में बैंकों का बैंक कौन है? तो आप लिख सकते हैं भारत में बैंकों का बैंक आरबीआई है, या लिख सकते हैं भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, ना कि एक शब्द में। प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी थी? तो प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा प्रोफेसर कीन्स ने दी थी। प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है? तो प्रतिरक्षा व्यय वो कहलाता है जो देश की सुरक्षा आदि के काम में खर्च किया जाता है, तो इसे हम गैर विकासात्मक व्यय कहेंगे। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? तो यह विनिमय दर कहलाता है। अब राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम पूछे हैं, तो वही है उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि, दूसरा आय विधि, तीसरी व्यय विधि। सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है, तो क्या है हमारा ये, असीमित आवश्यकता, असीमित मानवीय आवश्यकता, पर संसाधन की चर्चा नहीं है इधर पे। सीमित आवश्यकता, आवश्यकता तो सीमित हो नहीं सकती। तीसरा है असीमित आवश्यकता एवं दुर्लभ संसाधन, तो यही हमारा सही हो जाएगा। चौथे को देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। विलासता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है, यहाँ पे पूछा है। तो विलासता की वस्तुएं जो होती हैं, बहुत आरामदायक वस्तुओं की गिनती की श्रेणी में आती हैं ये, तो ये होती हैं अत्यधिक लोचदार। अगर कीमत में थोड़ा सा भी कमी होती है तो इनकी मांग में ज़्यादा वृद्धि हो जाया करती है। आप देखें जब कोई ओकेशन आता है, त्यौहार वगैरह आते हैं, तो इनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए जो विलासता की वस्तुएं हैं, कीमतों में थोड़ी सी कमी करी जाती है, और उसका प्रभाव ये होता है कि इनकी मांग अत्यधिक बढ़ जाती है, तो इनकी मांग की लोच अत्यधिक लोचदार मानी जाएगी। कुल परिवर्ती लागत, कुल परिवर्ती लागत में स्थिर लागत भी आएगी और परिवर्ती लागत भी आएगी, जो हमें सी ऑप्शन में प्राप्त हो जाएगा। फिर निम्न में से साधन आय कौन सी है? तो साधन आय किसे कहते हैं हम? साधन आय वो कहलाती है जो किसी साधन की सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है। जैसे भूमि के बदले में लगान हो गया, पूंजी की ब्याज हो गई है ना, श्रम का वेतन या मजदूरी हो गया, साहस का लाभ हो गया। तो यहाँ पे छात्रवृत्ति फ्री में मिल रही है, मतलब एक पक्षीय हस्तांतरण है आपका। अनुदान एक पक्षीय है, विदेशों से प्राप्त उपहार, लेकिन ब्याज जो है आपको पूंजी के बदले में प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको साधन आय कहेंगे। उपभोग फलन क्या है? उपभोग फलन है आय तथा उपभोग के बीच में फलनात्मक संबंध है ना, तो संबंध लिखा है तो यही सही कहलाया। एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ रुपए तथा उधारी 50,000 करोड़ रुपए तक वित्तीय घाटा पूछा है। तो वित्तीय घाटा को राजकोषीय घाटा भी कहा जाता है, और राजकोषीय घाटा की पूर्ति कहाँ से होती है? उधार से होती है, यानी इसकी पूर्ति करने के लिए उधार लिया जाता है। तो ये जो 50,000 करोड़ लिखा है ये सही कहलाएगा। और चूंकि जो हमारा राजकोषीय घाटा है इसी में राजस्व घाटा शामिल होता है, तो इसलिए इसको अलग से नहीं जोड़ा जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ तो मेरा आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग 50,000 करोड़ रुपए आएगा। और अगर कोई और अच्छे से बता पाए इसको तो कमेंट्स में बताना, मैं सुधार करूँगा अपने समझ में और उत्तर में। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना समय मिलेगा मैं वीडियो बनाता रहूँगा।